हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। स्टूडेंट, बैक्टीरिया से रिलेटेड और भी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने कवर किया था फंजाई, ब्रायोफाइटा और एल्गी के जनरल फीचर्स के बारे में। तो यदि आप एक बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देते हैं तब स्टूडेंट आपको यदि अच्छे मार्क्स चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में यदि टॉपिक पूछा जाता है तो कम से कम 6 से 7 पेज में आपको उसके आंसर्स देने पड़ते हैं, डायग्राम अच्छे बनाने पड़ते हैं। तो वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, कौन सा डायग्राम बनाना है, कितना लिखना है, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं। यदि आपसे 7.5 नंबर में, 10 नंबर में या 15 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए, ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, या क्लासिफिकेशन की जगह न्यूट्रिशन भी दिया जा सकता है, या इसके अलावा कोई अदर बैक्टीरिया से रिलेटेड टॉपिक ऐड किया जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप सभी प्रकार के आंसर्स दे सकते हैं यदि आपके सभी टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद आप लोग पॉइंट वाइज समझने के साथ साथ इन सभी पॉइंट को नोट डाउन करेंगे ताकि आपके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। स्टूडेंट, जितने भी दुनिया में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन सभी को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है। हम क्लासिफिकेशन को इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आप स्टडी करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, यदि आपसे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में या फिलिंग द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो आप लिखेंगे लुइस पास्चर। और यदि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो आप कहेंगे रॉबर्ट कोच। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो 1683 में हॉलैंड के एक निवासी है जिनका नाम है एंटोनी वॉन लुईवेनहक। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से पानी के अंदर जो हमारी सलाइवा होती है, जो लार होती है, उसके अंदर और दांत की जो खुरचन जो मैल होती है उसके अंदर इन्होंने कुछ एनिमल की तरह बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, वही बैक्टीरिया थे। ठीक है, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि जो एरनबर्ग नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1829 में आकर के इन्हें बैक्टीरिया, ये जो टर्म बैक्टीरिया है वो किसने दिया था, एरनबर्ग ने। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें स्टूडेंट बैक्टीरिया के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। ये लगभग बहुत तरह के हैबिटाट में, इसके हैबिटाट में अगर आप लोग देखें कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एक तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। दूसरे नंबर पर बड़े सारे वेरिएशन, बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। ये जो है पानी के अंदर भी, हवा के अंदर भी, या तुम्हारा जो स्थल होता है या मिट्टी या सोइल जो होती है उसमें तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में एंडोपैरासाइट के फॉर्म में या एक्सोपैरासाइट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो है डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, गहरे समंदर के अंदर डीप सी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया लगभग सभी तरह के हैबिटाट में रह सकते हैं। ये 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बर्फीले इलाके में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया स्टूडेंट बहुत सारे हैबिटाट में रहने के लिए अडेप्ट रहते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ सोइल की बात करें, ठीक है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। अगर आप लोग 1 चम्मच मिट्टी को उठा लीजिए तो कम से कम उसमें 1 बिलियन से ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में जो मिट्टी है उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे। मिट्टी की जो उर्वरता, जो फर्टिलिटी होती है वो बैक्टीरिया के नंबर्स पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे मिट्टी के अंदर, मिट्टी उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे स्टूडेंट बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, यानी सूक्ष्मदर्शी होती है। माइक्रोस्कोपिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप की मदद से आप बैक्टीरिया को नहीं देख पाओगे, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सिंगल सेल वाले। जैसे हम लोग हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी बहुत सारी सेल से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन ये सिंगल सेल वाले होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू किंगडम प्रोकैरियोट्स। एक बात मैं यहाँ पर क्लियरली आपसे मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट, 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। 12th क्लास में भी आपने डेफिनेटली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डिफरेंस होता है वो भी आपने अच्छी तरह से समझा होगा। और मेन जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छी तरह से पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो थोड़ा कम विकसित होता है।
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो हाईली डेवलप सेल्स होती हैं, क्योंकि उसके अंदर सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनली बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। ये जो हम वर्ड यूज करते हैं बैक्टीरिया, ये काफ़ी सारे बैक्टीरियम को रिप्रेजेंट करता है। ये प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर वर्ड बैक्टीरियम होता है, यानी कि अगर आप एक सिंगल बैक्टीरिया को दर्शाना चाहते हैं तो आप कहेंगे बैक्टीरियम। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर एक्सट्रीमली टीनी, यानी इतने ज्यादा छोटे होते हैं, दस दे कैन नॉट बी सीन इंडिविजुअली। इनको हम इंडिविजुअली देख नहीं सकेंगे। ठीक है, नेकेड आइस इनको देखना पॉसिबल नहीं है। जब तक कि हम माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करते तब तक इनको आप नहीं देख पाएंगे। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, व्हेन कल्चर ऑन अगार, बैक्टीरिया को अगर आप लोग लेबोरेटरी में ग्रो करना चाहते हैं, उसका कल्चर करेंगे कल्चर मीडिया के अंदर या अगार में जब हम उसको कल्चर करते हैं, द बैक्टीरिया ग्रो एज कॉलोनीज। बैक्टीरिया जो होती है कॉलोनी के फॉर्म में वो ग्रो करती है, दैट कंटेन मेनी इंडिविजुअल सेल्स, जिसमें काफी सारी इंडिविजुअल सेल्स होती हैं। दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और बाइनरी फिजन के थ्रू ये जो है डिवाइड करते हैं। एंड कैन फाउंड इन बोथ पैरासिटिक और फ्री लिविंग फॉर्म, ये जो है परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं और फ्री लिविंग भी अपने जीवन का व्यापन करते हैं। बैक्टीरिया आर हाईली अडेप्टेबल एंड कैन सर्वाइव इन वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स। बैक्टीरिया जो होता है वो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल होता है एंड कैन सर्वाइव, यानी वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट, डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में ये आसानी से सर्वाइव कर जाता है, इंक्लूडिंग अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में, ज्यादा टेम्परेचर में, प्रेशर में भी ये इजीली सर्वाइव कर जाता है। यहां तक मैंने आपको बताया कुछ बैक्टीरिया गर्म जल के झरनों में यानी 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया कितने ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और ये जो है सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो पूरी पृथ्वी पर जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है तो वो बैक्टीरिया है। तो नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 1, बैक्टीरिया आर द मोस्ट न्यूमरस ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। नंबर सेकंड पॉइंट, अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म। अगर हम इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स की बात करें तो फॉसिल डेट देख लीजिए 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड इनका प्रेजेंट रहता है। पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला जीवाश्म बैक्टीरिया का है, यानी कि इन्हें हम सबसे पहला जीवन के रूप में इन्हें माना जाता है। नंबर थर्ड पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को आप लोग किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? प्रोकैरियोटिक कैटेगरी के अंदर रखेंगे, जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है। ध्यान रहे, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज होती हैं ये भी अब्सेंट रहती हैं। ठीक है, ये सब इसमें प्रेजेंट नहीं रहती हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 नोट डाउन करेंगे, कंटेन राइबोसोम्स। बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। दे आर स्लाइटली स्मॉलर देन राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले जो 80S टाइप का राइबोसोम होता है उससे ये स्मॉलर होता है, यानी इसके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। और यही जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स होती है। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम ही जो होता है जिससे कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो सारी प्रक्रिया मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होती है। पॉइंट नंबर 5 में नोट डाउन करेंगे, ये जो बैक्टीरिया होते हैं सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव सेल वॉल कंटेनिंग पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है एक प्रोटेक्टिव, एक रक्षात्मक सेल वॉल से घिरी रहती है, सराउंडेड रहती है, जिसमें कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन रहता है, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है। द सेल वॉल ऑल्सो ऑफर ए डिफेंस अगेंस्ट ऑस्मोटिक डैमेज। ये जो सेल वॉल होता है ये बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक डैमेज से भी बचाता है। लगभग 90% बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दो तरह के बैक्टीरिया सेल वॉल के बेस पर डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो डिफरेंस है उसको मैं काफी डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसको आप लोग देख सकते हैं चैनल के अंदर जाकर के, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में लगभग हर साल ये पूछा जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 नोट डाउन करेंगे, मेनी बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय स्टिकी प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ सुगर्स कॉल्ड कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट जिसे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सराउंडेड रहते हैं स्टिकी का मतलब चिपचिपा, प्रोटेक्टिव मतलब कि सुरक्षात्मक, कोटिंग ऑफ सुगर्स यानी एक तरीके से सुगर का कोट रहता है। ठीक है, परत होती है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं या ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। यानी काफी सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कैप्सूल की तरह एक तरह से घिरे रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं, उन्हें हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो कैप्सूल है स्टूडेंट, ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को अटैचमेंट में। ठीक है, कैन अटैच टू अदर बैक्टीरिया या फिर किसी होस्ट से इसको अटैच करने में हेल्प करता है। इट इज मेड अप ऑफ
प्रोटियोग्लाइकन्स, ये जो कैप्सूल होता है ये प्रोटियोग्लाइकन से बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से बना होता है। दिस एक्ट एज ए बैरियर फॉर ए सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये जो स्टूडेंट कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये बैक्टीरिया में एक बैरियर की तरह काम करता है, एक्ट एज ए बैरियर, और साथ में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम जितने भी एंटीबायोटिक यूज करते हैं जिससे कि बैक्टीरिया मर जाए ताकि हमारे बॉडी में डिजीज ना हो, जितने भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो आसानी से मरते नहीं हैं। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल होता है यही उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में जो WBCS होती है यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, वो बैक्टीरिया को मार देती है, ख़त्म कर देती है, लेकिन ये जो कैप्सूल होता है ना ये उससे भी सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ये उससे भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट कि बैक्टीरिया के अंदर ये जो कैप्सूल प्रेजेंट रहता है ये इसको अनफेवरेबल पीरियड से सामना करने में मदद करता है। साथ में स्टूडेंट ये जो है रिजर्व फूड मटेरियल को भी स्टोर करता है, और बैक्टीरिया का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो भी इसी के अंदर स्टोर होता है। और मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट इस कैप्सूल का, ये इन्फेक्शन कोज करने में हेल्प करता है। हम लोग स्टूडेंट सिंपली बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया एक नए होस्ट की, वो हमें एक होस्ट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, वो अपनी संख्या को हमारी बॉडी के अंदर बहुत तेजी से बढ़ाता है। बैक्टीरिया डिजीज को कोज करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम से फाइट करता है, और हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार से कोई डिजीज बैक्टीरिया कोज ना कर सके उसके लिए फाइट करता है। और ये फाइट हमेशा स्टूडेंट चलती रहती है। अब भी इस समय भी स्टूडेंट ना जाने कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप फाइट कर रहे होंगे, ये फाइट कंटिन्यू चलती रहती है। इसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 7 में नोट डाउन करेंगे, इन बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया में मे हैव शॉर्ट, यानी कि इसमें एक छोटी सी हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पिली, जिसे पिली बोला जाता है, एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। ये पिली दो प्रकार की होती है बैक्टीरिया में। ठीक है, एक हेल्प करती है कॉन्जुगेशन में और एक हेल्प करती है किसी अटैचमेंट में। ठीक है, तो आगे नोट डाउन करेंगे, इसी को हम पिली बोलते हैं, ऑन सेल वॉल टू अटैच द होस्ट। ये जो पिली है सिंपली क्या करती है, ये किसी होस्ट पर चिपकाने में हेल्प करती है, उसको अटैचमेंट में, साथ में किसी अदर बैक्टीरिया से चिपकने में भी हेल्प करती है। व्हेन ट्रांसफरिंग जेनेटिक मटेरियल, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है उसमें वो हेल्प करती है, और एक अटैचमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो पिलाई की अगर हम इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल कर आते हैं। पहला है सेल टू सेल इंटरेक्शन, दूसरा है मोटेलिटी, यानी कि इन्हें ट्विचिंग करने में और ग्लाइडिंग करने में, यानी कि ये सरकने में भी हेल्प करता है, हिलने डुलने में भी मदद करता है, साथ में डीएनए अपटेक में भी ये हेल्प करता है, साथ में ये अधेसिव का भी काम करते हैं। चौथा काम इसका अधेशन है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 नोट डाउन करेंगे, बैक्टीरियल सेल पोजेस ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर डीएनए लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड रीजन। द न्यूक्लियोइड रीजन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द सेल वेयर जेनेटिक मटेरियल इज कंसंट्रेटेड। जैसा कि मैंने आपको कहा बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर इनका जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जहां पर इनके जेनेटिक मटेरियल की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उसी को हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में स्टूडेंट एक सिंगल स्ट्रैंड वाला सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियोइड रीजन में। द न्यूक्लियोइड रीजन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द सेल वेयर जेनेटिक मटेरियल इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इन बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया में ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं या फिर इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से बाहर निकाल देते हैं तो इससे बैक्टीरिया की जो फंक्शनैलिटी है, जो इसके अंदर जितनी भी फिजियोलॉजी होती है उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप किसी भी बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकाल दें तो उससे उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक है। तो ये जो प्लाज्मिड होता है स्टूडेंट, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट पॉइंट नंबर 10 नोट डाउन करेंगे, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने बोला था बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, पोजेसिंग ओनली वन सेल, यानी इनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है। ऑल फंक्शंस रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ, यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सब इसी सिंगल सेल के अंदर होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो सिंगल सेल होती है, उसी सिंगल सेल के अंदर ये सारी फिजियोलॉजी, ये सारी फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि ग्रोथ करना, मेटाबॉलिज्म या रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो स्टूडेंट फटाफट नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अब आप लोग नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 11, मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट ए पीएच ऑफ 6.5 to 7।
स्टूडेंट मोस्टली जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो 7 pH के आसपास ही ग्रो करते हैं, यानी उनका जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, जो बेस्ट ग्रो pH रहता है वो 6.5 से 7.0 का ही होता है। और ऐसे बैक्टीरिया जिनका pH 6.5 से 7 के आसपास रहता है उन्हें न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। मोस्टली जो बैक्टीरिया दुनिया में पाए जाते हैं उनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, क्योंकि वो जो है ज़्यादातर 7 pH यानी न्यूट्रल के आसपास ही वो जो है ग्रो करती हैं। लेकिन बैक्टीरिया की कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कि एसिडिक और एल्कलाइनिक इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करती हैं, इवन मैं कहूँगा बेस्ट ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल के साथ जैसे एसिडोफिल्स बैक्टीरिया होती हैं या एल्कलाइनोफिल्स बैक्टीरिया होती हैं। एसिडोफिल्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 एसिडिक pH पर, समझ सकते हैं आप लोग, 3 या उससे भी कम एसिडिक pH पर बेस्ट ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये एक्सट्रीम एसिडिक इन्वायरमेंट में भी ग्रो करता है। इसके बाद एल्कलाइनोफिल्स जो बैक्टीरिया होते हैं ये एल्कलाइनिक इन्वायरमेंट में बेस्ट ग्रो करते हैं। अगर हम इनके pH रेंज की बात करें तो 8.5 से 11 pH तक, यानी इतने एल्कलाइनिक pH पर भी ये इजिली ग्रो कर पाते हैं। इवन इनका हम अगर बेस्ट ग्रोइंग pH देखें एल्कलाइनिक रीजन में तो वो 10 रहता है। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया एसिडिक और एल्कलाइनिक दोनों मीडियम में इजिली ग्रो कर सकते हैं। एल्कलाइनिक मीडियम का एग्जाम्पल जैसे विब्रियो कोलरी है, इससे हम काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर कलरा डिजीज़ को कॉज करता है, जिसका मैकेनिज्म मैं काफ़ी डिटेल में इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो विब्रियो कोलोरी जो होता है वो कॉलरा डिजीज करने वाला एक ऐसा बैक्टीरिया है और ये बेस्ट ग्रो करता है 8 pH पर, यानी एल्कलाइनिक मीडियम में ये इजिली ग्रो कर पाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो बैक्टीरिया आर डीकंपोजर्स। ये जो है डीकंपोजर्स होते हैं दैट ब्रेक द डेड ऑर्गेनिज्म। जितने भी मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गिद्ध मर जाता है या कोई शेर मर जाता है या कोई हिरन मर जाता है या कोई जंगल के अंदर भैंस मर जाती है, कोई भी जानवर मर जाता है, या सपोज करो कोई पेड़ ही कट के गिर गया, तो ऐसे में क्या होता है उसको डिकम्पोज करने की जरूरत होती है। इन्वायरमेंट के अंदर उसको रिसाइकल करने के लिए डिकम्पोज होना बहुत जरूरी है। तो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। वो एनिमल वेस्ट को होता है, चाहे वो प्लांट लीटर यानी कि प्लांट का जो कूड़ा कचरा रहता है, उन सबको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन रिलीज केमिकल लाइक, इस डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में जो केमिकल रिलीज होता है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड न्यू प्लांट एंड एनिमल्स, जो कि यूज हो जाता है नए प्लांट और एनिमल के बिल्ड होने में। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने का काम करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। सम बैक्टीरिया कैन फॉर्म प्रोटेक्टिव एंडोस्पोर्स अराउंड द डीएनए व्हेन कंडीशन बिकम अनफेवरेबल। जब परिस्थितियां पूरी तरह से प्रतिकूल हो जाती हैं, खाना पीना आसपास नहीं रहता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है बैक्टीरिया के लिए, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का उसके अराउंड एक स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसे हम एंडोस्पोर्स बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल कंडीशन से जो डीएनए है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, उनकी सुरक्षा करता है और इस एंडोस्पोर के अंदर जर्मिनेशन में सहायता करने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो भी इसके अंदर स्टोर रहते हैं। तो ये जो है इनएक्टिव पीरियड में रहते हैं जब तक के फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए, ठीक है। तो लिखा हुआ है मे स्टे इनएक्टिव सेवरल ईयर्स, यानी कई ईयर्स तक ये जो है इनएक्टिव रहते हैं एंड देन रीएक्टिव। फिर उसके बाद जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आ जाती है, परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है, दोबारा से रीएक्टिव होकर जर्मिनेट करते हैं और एक नया बैक्टीरिया बन जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट बैक्टीरिया सर्वाइवल में हेल्प करता है, इसे आप रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 14 की बात करते हैं, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया खुद से अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो लिखेंगे सेप्रोब्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब इस तरीके से स्टूडेंट जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें भी कई सारी कैटेगरी आ जाती हैं। बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन से रिलेटेड पूरा एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी अदर वीडियो के अंदर। तो इसमें नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, सेप्रोब्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी जितने भी सेप्रोब्स बैक्टीरिया होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, और जितने भी पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो होस्ट सेल से अपने फूड को गेन करते हैं,
और जितने भी बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रोफ्स होते हैं वो सनलाइट का यूज करके अपने फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद से फूड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, यहाँ पर जो कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त किया जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं यूज किया जाता। ठीक है, जैसे प्लांट होते हैं वो CO2 को यूज करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया CO2 से कार्बन को नहीं लेता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेता है टू मेक देयर ऑन फूड। और जितने भी कीमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं ऐसे बैक्टीरिया अपना फूड ऑब्टेन करते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको ऑक्सीडाइज करके, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 15 नोट डाउन करेंगे, रेस्पिरेशन। अब चूंकि आपको पता है बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल वाले, तो इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। जितने भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें हम एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट कुछ कैटेगराइजेशन है जिसमें आप लोग नोट डाउन करेंगे। ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन। जितने भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर आते हैं वो ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, अगर इसे ऑक्सीजन ना मिले तो ये डेड हो जाएगा, मर जाएगा। ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया डाई इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन मिल जाए तो वो मर जाएंगे, तो उन तरह के बैक्टीरिया को कहा जाता है ऑब्लिगेट एनारोब्स बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में डेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टिटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो कि हमारी बॉडी के अंदर टिटनस को कॉज करता है, वो एक एग्जाम्पल है। अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। इसके बाद फैकल्टेटिव एनारोब्स डू नॉट नीड ऑक्सीजन। जितने भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि फैकल्टेटिव एनारोब्स की कैटेगरी में आते हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट डोंट डाई इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। यानी कि अगर ऑक्सीजन मिल भी जाए तो भी स्टूडेंट वो नहीं मरते हैं। ठीक है, लेट मी रिपीट अगेन, फैकल्टेटिव एनारोब्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन अगर सपोज करो गलती से ऑक्सीजन मिल भी गया तो वो मरते नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया मोस्टली जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के द्वारा बैक्टीरिया जो होता है वो रिप्रोडक्शन करता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट एंड देन सेल डिवाइड। सबसे पहले क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है। बैक्टीरिया रेप्लिकेट डबल इन नंबर, यानी अपने नंबर में दोगुनी हो जाती है एवरी 20 मिनट्स अंडर आइडियल कंडीशन। हर 20 मिनट बाद स्टूडेंट, एक अंडर आइडियल कंडीशन है ये, कि बैक्टीरिया तेजी से रेप्लिकेट करके दोगुना होता जाता है, अपनी संख्या में बढ़ता रहता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 17 में नोट डाउन करेंगे, बैक्टीरियल प्लाज्मिड आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो वो जो प्लाज्मिड है उसका यूज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के काफी सारे लेक्चर्स में इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू कैरी न्यू जीन्स इनटू अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया रिकम्बाइन जेनेटिक मटेरियल इन 3 वेज। बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है या इनमें जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो 3 वेज में होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंजुगेशन और एक ट्रांसडक्शन। पॉइंट नंबर 18 नोट डाउन करेंगे जो कि नॉलेज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया कितनी ज्यादा संख्या में हमारे पूरे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं या हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। So more than 3000 species of bacteria have described in Berge manual. It is estimated that, यानी ऐसा एस्टिमेट किया जाता है, each person, हर एक आदमी carries some 10 to the power 14 बैक्टीरिया। मैं आपको कहूँ 30 से लेकर के 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि ज्यादातर इंटेस्टाइन वाले एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एंड दैट टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर हम बात करें टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन के एक्सक्रीशन की, यानी जो वो वेस्ट मटेरियल को रिलीज करते हैं बॉडी से फ्रॉम इट्स कलेक्टिव गट, लगभग 10 to the power 22 से 10 to the power 23 बैक्टीरिया पर डे वो रिलीज करते हैं। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी सारे बैक्टीरिया की संख्या है हमारी खुद की बॉडी के अंदर भी। अब ये बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। यूजफुल और हार्मफुल की जो कैटेगरी है वो हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर। पॉइंट नंबर 19 नोट डाउन करेंगे, बैक्टीरिया मूव यूजिंग ए टेल लाइक मशीन कॉल्ड फ्लैजेलम। आपने भी सोचा होगा
जैसे हमारे पास टांगे होती है चलने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो क्या बैक्टीरिया भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है? अगर वो जाता है तो किसकी मदद से जाता है? क्या उसके अंदर कोई लोकोमोशनरी ऑर्गन होता है? जी हाँ दोस्तों, उसमें फ्लैजेल्लम होता है। और ये जो फ्लैजेल्लम होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो मोटर होता है, जो कि एक तरीके से रोटेटरी होता है, रोटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो है बैक्टीरियल की सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है और फ्लैजेल्ला को यही ड्राइव करता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो हुक होता है, इसके बाद फिलामेंट्स होते हैं। ये जो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेल्लम होता है और उस फ्लैजेल्लम में जो मोटर वाला पार्ट होता है उससे रिलेटेड CSIR नेट लाइफ साइंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 20 के बारे में डिस्कस करें। एट सम प्लेसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इन फोल्ड्स टू फॉर्म मेसोसोम। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वेजिनेट हो जाती है, फोल्ड्स हो जाती है, ठीक है, और फोल्ड होकर के मीजोसोम वाली स्ट्रक्चर बनाती है। इसके बारे में अगर मैं सिंपली बताऊं तो मीजोसोम बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है सेल के अंदर, जिससे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, ये साइट ऑफ क्रोमोसोम रिप्लिकेशन भी है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी है। ठीक है, यहां पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी वर्क करता है, सेम मीजोसोम का भी वही वर्क देखने को मिलता है।